हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी कैसे हैं। आशा करता हूं कि आप सभी कुशल मंगल होंगे। कल हमने वर्ण नामक पाठ का अवलोकन किया था। आज हम थोड़ा सा पुनरावलोकन करने के बाद इसी पाठ में कुछ नई चीज़ों के बारे में, कुछ नए विषयों के बारे में आपको उनसे अवगत कराएंगे। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि कल हमने क्या क्या पढ़ा था और आज हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो पहले हम लोग पुनरावलोकन करते हैं पाठ का कि वर्ण क्या है। तो इसमें हम लोगों ने पढ़ा था कि भाषा की लिखित या मौखिक छोटी से छोटी ध्वनि जिसके और अधिक खंड ना हो सके वर्ण कहलाती है। यानी भाषा की सबसे छोटी इकाई जिसके टुकड़े ना किए जा सकें वो वर्ण कहलाती है। स्वर 11 प्रकार के होते हैं और व्यंजन 33 प्रकार के होते हैं। ये हमने कल भी जाना था। और वर्णमाला देखिए नीचे लिखा है, वर्णमाला किसे कहते हैं? वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। तो हमने यहाँ तक कल पढ़ा था। उसके बाद हमने मानक देवनागरी वर्णमाला भी देखी थी। और मानक देवनागरी वर्णमाला के अनुसार कौन कौन से स्वर होते हैं, अनुस्वार किसको बोलते हैं, विसर्ग किसको बोलते हैं, व्यंजन कितने हैं, संयुक्ताक्षर कैसे बनते हैं और गृहीत वर्ण किन्हें बोला जाता है, इन सब के बारे में हमने कल विस्तार पूर्वक आपको जानकारी प्रदान की थी। उसके पश्चात हम लोगों ने देखा था स्वर एवं उनके भेद कि स्वर जो होते हैं वो ओष्ठाकृति के आधार पर उसके दो भेद होते हैं, एक वृत्ताकार और दूसरा अवृत्ताकार। जैसे वृत्ताकार में छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ओ, औ आदि, और अवृत्ताकार में छोटा आ, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई आदि। उसके पश्चात हम लोगों ने ये देखा था कि उच्चारण या मात्रा के आधार पर ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। ह्रस्व स्वर का उच्चारण करने में कम समय लगता है, दीर्घ स्वरों का उच्चारण करने में उससे दुगना समय लगता है और प्लुत स्वरों का उच्चारण करने में ह्रस्व स्वर से तिगुना समय लगता है। हमने इन सब के बारे में जानकारी प्राप्त की थी। अब देखिए, उच्चारण स्थान के आधार पर अनुनासिक होते हैं और अनुस्वार होते हैं। इसके बारे में भी हमने कल पढ़ा था। अनुनासिक वो स्वर होते हैं जिनकी ध्वनि मुख के साथ साथ नासिका द्वार से भी निकलती है, और अनुस्वार वो स्वर होते हैं जिनकी ध्वनि केवल नाक से निकलती है। अब देखिए, निर्नुनासिक स्वर के बारे में भी हम लोगों ने कल जाना था। उसके बाद अनुनासिक और अनुस्वार में अंतर भी हम लोगों ने पढ़ा था। और आज हम यहां से चालू करेंगे अयोगवाह। कल हमने अनुनासिक और अनुस्वार में मूल अंतर पढ़ा था। उसका अंतर यह है कि अनुनासिक स्वर स्वर है जबकि अनुस्वार मूलतः व्यंजन है, जैसे हंस, हंसना और हंस एक पक्षी। उसी प्रकार से व्यंजनों के बारे में भी हमने कल पढ़ा था कि जिन ध्वनियों के उच्चारण में श्वास वायु मुख के किसी भाग से टकराकर बाहर आती हो उन्हें व्यंजन कहा जाता है। अब देखते हैं अयोगवाह, अनुस्वार और विसर्ग। अयोगवाह किसको बोलते हैं? अनुस्वार को और विसर्ग को। ये ऐसी ध्वनियां हैं जिन्हें ना स्वरों में रखा जाता है और ना व्यंजनों में रखा जाता है। अनुस्वार और विसर्ग की ध्वनियों को ना तो स्वरों में रखा जाता है और ना ही व्यंजनों में रखा जाता है। इनकी स्थिति स्वर और व्यंजनों के बीच की है। इनका उच्चारण अ आदि किसी स्वर के बिना नहीं हो सकता है। और आपको ये जानना अति आवश्यक है कि विसर्ग जो होता है वो प्रायः संस्कृत के शब्दों के बाद लगता है, और अनुस्वार मतलब जो ऊपर बिंदी लगती है किसी भी शब्द के ऊपर तो वो अनुस्वार कहलाती है। लेकिन ये स्वर और व्यंजनों से अलग हैं और ये उनके बीच की स्थिति है, इसीलिए इनको क्या बोला गया है? अयोगवाह। ठीक है। अब हम पढ़ते हैं व्यंजनों का वर्गीकरण। तो व्यंजनों का वर्गीकरण, व्यंजनों को उच्चारण की दृष्टि से दो आधारों पर विभाजित किया जाता है, एक उच्चारण स्थान के आधार पर और एक प्रयत्न स्थान के आधार पर। अब देखिए, उच्चारण स्थान के आधार पर कौन कौन से व्यंजन कहां कहां से निकलते हैं। कोई व्यंजन कंठ से निकलते हैं, कोई ओष्ठ से निकलते हैं, कोई दंत मूल से निकलते हैं, कोई निचले होंठ से निकलते हैं, कोई ऊपर के दांतों से निकलते हैं, आदि आदि। कोई तालव्य से यानी तालु से निकलते हैं। तो उनके आधार पर हमने उच्चारण के स्थान पर व्यंजनों का भेद लिखा है। जैसे लिखा है, देखिए पहले नंबर पे कंठे। कंठे मतलब गले से। गले से कौन कौन से व्यंजनों का उच्चारण हो सकता है? आप भी साथ में बोलें, मैं भी इधर बोल रहा हूं। क, ख, ग, घ, ड।
अब देखिए दूसरे नंबर पे तालव्य यानी तालु से जिन व्यंजनों का उच्चारण होता है वो कौन से व्यंजन है? देखिए च, छ, ज, झ, इया। उसके बाद मूर्धन्य से, मूर्धा से कौन कौन से व्यंजनों का उच्चारण होता है? देखिए ट, ठ, ड, ढ, अण, ड, ढ तथा श। अब देखिए दांतों से यानी दंत से कौन कौन से व्यंजनों का उच्चारण होता है? त, थ, द, ध, न। ओष्ठ से, ओष्ठ मतलब होंठ, होंठों से कौन कौन से व्यंजन निकलते हैं? आप भी उच्चारण करेंगे साथ में तो आपको समझ आ जाएगा। जैसे प, फ, ब, भ, म। फिर उसके बाद देखिए वतस्र यानी दंत मूल से, दांतों के बीच से, दांतों की मूल स्थिति से न, ज, र, ल। फिर दंतोष्ठ यानी निचले होठ और ऊपर के दांतों से व, फ आदि। और ये स्वर यंत्रीय जो लिखा है इनको ऊष्म व्यंजन भी कहा जाता है। ऊष्म मतलब गर्म, जैसे स, श, ह। इन सभी व्यंजनों का उच्चारण करने पर हमारे मुख से श्वास वायु गर्म होकर बाहर आती है, इसलिए इन्हें ऊष्म व्यंजन भी कहा जाता है। इन्हें ऊष्म व्यंजनों की संज्ञा भी दी गई है, इसीलिए इन्हें ऊष्म व्यंजन कहते हैं। जैसे स बोलते हैं तो गर्म हवा हमारे मुंह से बाहर निकलती है, हा बोलते हैं तो भी गर्म हवा मुंह से बाहर निकलती है, श बोलते हैं तो भी गर्म हवा मुंह से बाहर निकलती है, श बोलते हैं षटकोण वाला या शलगम वाला तो हमें इसका एहसास होता है और इसका उच्चारण करते वक्त गर्म हवा मुंह से बाहर निकलती है। इसीलिए इन स्वर तंत्रीय को, स्वर यंत्रीय को ऊष्म व्यंजन भी कहा गया है। इस चार्ट के माध्यम से आप सभी देख सकते हैं कि कौन कौन से व्यंजनों का स्थान कहां कहां से निकलता है, कौन कौन से व्यंजन कहां कहां से मुख के किस भाग को स्पर्श करते हुए निकलते हैं। जैसे देखिए लिखा है उच्चारण स्थान पर, यानी कंठ से निकलते हैं या जिह्वा मूल से निकलते हैं, तालु से निकलते हैं, मूर्धा से, दंत से, ओष्ठ से, ये सारे व्यंजनों का स्थान बताया गया है। ठीक है, अभी तक हम सभी लोगों ने पढ़ा कि उच्चारण के स्थान पर व्यंजनों के भेद। अब हम देखते हैं प्रयत्न के आधार पर कौन से व्यंजन होते हैं, उनका कैसे वर्गीकरण किया जाता है। तो लिखा है प्रयत्न के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण 3 प्रकार से किया जाता है। स्वर तंत्री में कंपन के रूप से, तो कुछ ध्वनियां आपको पता होगा कि अघोष ध्वनियां होती हैं और कुछ ध्वनियां होती हैं सघोष ध्वनियां। तो अघोष ध्वनियां क्या होती हैं? जिन ध्वनियों के उच्चारण में स्वर तंत्रियों में, यानी जो स्वर की अलग अलग तंत्रियां हैं, कंठ हो गया, आपकी तालु हो गई, मूर्धा हो गई, दंत मूल हो गया, ये सब स्वर तंत्रियां हैं। जिन ध्वनियों के उच्चारण में स्वर तंत्रियों में गूंज उत्पन्न नहीं होती उन्हें अघोष कहते हैं। फिर से पढ़ लीजिए, तो जिन ध्वनियों के उच्चारण में स्वर तंत्रियों में गूंज, इको उत्पन्न नहीं होता या गूंज उत्पन्न नहीं होती उन्हें अघोष ध्वनियां कहते हैं। जैसे क, ख, च, छ, ट, ठ, त, थ, प, फ। ठीक है, तथा फ, श, श, स। और सघोष ध्वनियां क्या होती हैं? इसी का उल्टा, कि जिन ध्वनियों के उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन पैदा होती है या कंपन पैदा होता है उन्हें सघोष व्यंजन कहते हैं या सघोष ध्वनियां कहते हैं। जैसे ग, घ, ड, ज, झ, इया, ड, ढ, अण, द, ध, न, ब, भ, म। उसके बाद देखिए वर्गों के तीसरे, चौथे तथा पांचवें व्यंजन। अब जैसे हम का वर्ग लेते हैं तो का वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा व्यंजन क्या होगा? तो का वर्ग का तीसरा व्यंजन सबसे पहले हम जानते हैं क, ख, ग। उसके बाद चौथा क्या होगा? क, ख, ग, घ। ठीक है, इसी प्रकार से देखिए ये व्यंजन जो है ये सघोष ध्वनियां कहलाते हैं। ढ, ज, य, र, लावा। अब एक चीज आपको और ध्यान में रखनी है कि ये जो या, रा, लावा होते हैं, ये जो 4 व्यंजन हैं, इनको अंतस्थ व्यंजन भी बोला गया है। अंतस्थ व्यंजन इसलिए बोला गया है क्योंकि इनके उच्चारण में कोई भी जो हमारी श्वास वायु होती है मुख के किसी भाग को स्पर्श नहीं करती है, लेकिन फिर भी ये व्यंजनों की ही श्रेणी में आते हैं।
य, र, ल, व तथा सभी स्वर हैं, ठीक है, सभी व्यंजन हैं। और इन 4 व्यंजनों के अलावा जो स्वर होते हैं वो भी जो होते हैं उनका भी उच्चारण करते वक्त जो ध्वनि होती है, जो निकलती है हमारे मुख से, श्वास होती है या ध्वनि होती है, वो हमारी ध्वनि मुख के किसी भी भाग को स्पर्श करते हुए नहीं निकलती है। या, रा, ला, वा के अलावा जो सभी स्वर होते हैं उनको भी इसमें इंक्लूड किया गया है, उनको भी इसमें संयोजित किया गया है। अब आगे देखते हैं हम श्वास की मात्रा। श्वास की मात्रा पर भी व्यंजनों के भेद होते हैं। कुछ व्यंजन होते हैं जिनको बोलने में कम श्वास खर्चा होती है, उन्हें अल्प प्राण कहते हैं, और कुछ व्यंजनों के उच्चारण में अधिक श्वास वायु खर्चा होती है, उसे हम महाप्राण व्यंजन कहते हैं। तो हम पढ़ लेते हैं इसका डेफिनेशन, इसकी परिभाषा पढ़ लेते हैं, अल्प प्राण किसको बोलते हैं और महाप्राण किसको बोलते हैं। तो अल्प प्राण में देखिए क्या लिखा है, जिन व्यंजनों के उच्चारण में वायु की मात्रा कम होती है, जैसे क, ग, ड, च, छ, च, ज, य, ट, ड, ण, त, द, न, प, ब, म। तो ये जो व्यंजन लिखे हैं ये अल्प प्राण हैं, क्योंकि इनके उच्चारण में हमारी जो श्वास वायु है वो कम मात्रा में खर्च होती है। फिर देखिए नीचे लिखा है महाप्राण। तो जिन ध्वनियों के उच्चारण में श्वास वायु अधिक मात्रा में लगती है, जैसे खा, अब देखिए क बोलेंगे तो कम सांस खर्चा होगी और ख बोलेंगे तो ज्यादा अधिक श्वास खर्च होगी। ख, क, ख, ग, घ, च, छ, ज, झ। देखिए जा बोलने में कम श्वास खर्च हो रही है लेकिन झा बोलने में ज्यादा श्वास खर्च हो रही है। उसी प्रकार से ट बोलने में कम श्वास खर्च होती है, ठ बोलने में अधिक श्वास खर्च होती है। ट, ठ। अब यहां पे देखिए ढ, था, ता बोलने में कम श्वास खर्च होगी लेकिन था बोलने में ज्यादा श्वास खर्च होगी। फिर द बोलने में कम श्वास खर्च होगी लेकिन धा बोलने में अधिक श्वास खर्च होगी। फिर फा, भा। इसी प्रकार से ये व्यंजन अल्प प्राण और महाप्राण की श्रेणी में विभाजित किए गए हैं। अब हम आगे देखते हैं जिह्वा तथा अन्य अवयवों द्वारा श्वास का अवरोध। इन व्यंजनों को अलग अलग श्रेणी में रखा गया है कि कौन से व्यंजन किस प्रकार के होते हैं। जैसे हमने पढ़ा था पिछले साल भी क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था कि स्पर्श व्यंजन होते हैं, अंतस्थ व्यंजन होते हैं, ऊष्म व्यंजन होते हैं। तो उसी के बारे में हम कुछ अधिक जानकारी इस स्लाइड के माध्यम से प्राप्त करेंगे। अब देखिए पहले क्या लिखा है, जिह्वा तथा अन्य अवयवों द्वारा श्वास का अवरोध। तो पहले नंबर पे है आपका स्पर्श व्यंजन। जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय हमारा मुख अवयव, यानी मुख के जो अवयव हैं, अवयव मतलब मुख के भाग, हमारा मुख, जीभ, होंठ, वतस्त्र आदि परस्पर स्पर्श करके वायु को रोकते हैं, उन्हें स्पर्श व्यंजन कहते हैं। साधारण सी भाषा में अगर कहा जाए कि जिन व्यंजनों का उच्चारण करते हुए हमारी स्वर तंत्रियां मुख के अलग अलग भागों का स्पर्श करते हुए ध्वनियों को बाहर निकालती हैं, उन्हें हम स्पर्श व्यंजन कहते हैं। जैसे का, खा, गा, घा, ट, ठ, ड, ढ, ता, था, द, धा, पा, फा, बा, भा। ठीक है, ये 16 वर्ण है। अब देखिए स्पर्श संघर्षी क्या होता है। जिन व्यंजनों के उच्चारण में वायु पहले किसी मुख अवयव यानी मुख के भाग से स्पर्श करती है, फिर रगड़ खाते हुए बाहर निकलती है, उन्हें स्पर्श संघर्षी व्यंजन कहते हैं। संघर्षी मतलब रगड़ खाते हुए। संघर्षी का अर्थ यही है कि संघर्ष करते हुए अथवा रगड़ खाते हुए जो ध्वनि हमारे मुख से निकलती है, जिन व्यंजनों की ध्वनि हमारे मुख से निकलती है, उनके बारे में बोला जा रहा है कि ये स्पर्श संघर्षी व्यंजन है। जैसे च, छ, ज, झ, ये आपके स्पर्श संघर्षी व्यंजन है। इनके उच्चारण करते समय हमारी जो मुख से ध्वनि निकलती है वो हमारे मुख के अलग अलग अवयव यानी अलग अलग भागों को स्पर्श करते हुए और रगड़ खाते हुए निकलती है, इसीलिए इन्हें स्पर्श संघर्षी बोला गया है। फिर हम तीसरे पॉइंट पे आते हैं, लिखा है संघर्षी। क्या लिखा है इसमें, इसकी परिभाषा, जब श्वास वायु मुख अवयवों से रगड़ खाते हुए बाहर निकलती है उन्हें संघर्षी व्यंजन कहा जाता है।
इन्हें ऊष्म ध्वनियां भी कहते हैं। मैंने आपको पहले भी बताया था ऊष्म ध्वनियां क्या होती हैं, जिन व्यंजनों का उच्चारण करते हुए हमारे मुख से ध्वनि जब निकलती है और वो गर्म होकर बाहर निकलती है, जिन व्यंजनों का उच्चारण करते हुए हमारे मुख से ध्वनि गर्म होकर या श्वास वायु गर्म होकर बाहर निकलती है, उन्हें हम ऊष्म व्यंजन कहते हैं। उसी का दूसरा नाम लिखा है संघर्षी व्यंजन। जैसे मैंने आपको पहले भी उदाहरण दिया था, जैसे श, शलगम वाला श और षटकोण वाला श, सीटी वाला स, ह और फ तथा ज। अब फ और जा ये क्या है, आपको पहले भी मैं बता चुका हूं, आगत व्यंजन है, अन्य भाषाओं से लिए गए ये व्यंजन है, क्योंकि इनके नीचे लगा है नुक्ता, और नुक्ता अरबी भाषा में और उर्दू भाषा में इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो अब अगर हम ख के नीचे भी अगर नुक्ता लगा देते हैं या ग के नीचे नुक्ता लगा देते हैं तो ये भी संघर्षी हो जाएंगे, यानी ये भी ऊष्म व्यंजन में परिवर्तित हो जाएंगे। आज के लिए विद्यार्थियों इतना ही। बाकी का जो पाठ है वो हम कल पढ़ेंगे और कुछ नई जानकारियों को प्राप्त करेंगे। तब तक के लिए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद।